तो दोस्तों, आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओ ताकि इस चैनल का रीच बढ़ सके, क्योंकि अभी इस चैनल के वीडियो पे 2K व्यूज भी नहीं जा रहा है। मैं आज देखता हूँ कि कितने लोग सपोर्ट दिखाते हैं और वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर और कमेंट्स करते हैं, और साथ ही इस वीडियो पे 3K प्लस व्यूज जाता है या नहीं। तो चलिए बिना देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किन्मो एक स्ट्रेंज प्लेसेस पर आ गया था, तो अब आगे। तो दोस्तों, अब जो होने वाला था उसने किन्मो को खुद भी हिला कर रख दिया था। किन्मो को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि जब वो सोल गाइड कर रहा था तब उसके दिमाग में अचानक ऐसे डेविल लैंग्वेज के वर्ड्स आने लगे जिन्हें उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं था। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि वो लैंग्वेज किसी नॉर्मल भाषा जैसी नहीं थी, बल्कि बेहद एंशिएंट और मिस्टीरियस थी। उसका दिल हल्का सा कांप गया। अगले ही पल किन्मो ने तुरंत सैटर्न सॉवरेन ट्रू फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। उसके पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस प्रकट हुआ और उसके हाथ में एक एंशिएंट बुक की इल्यूजन बनने लगी। किन्मो ने धीरे से उस पुरानी किताब को खोला और जैसे ही उस किताब के सिंबल्स उसकी आंखों के सामने आए, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद शॉक में चला गया। किताब में लिखे हुए सारे अजीब सिंबल्स अचानक खुद ब खुद उसके दिमाग में ट्रांसलेट होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो लैंग्वेज सालों से सीखी हो, जबकि सच तो ये था कि वो उन वर्ड्स को पहचानता तक नहीं था। किन्मो पूरी तरह स्टन था। ये बुक पूरी तरह योडू लैंग्वेज में लिखी हुई थी और उसे इस भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, दुतियान डेविल किंग ने उसे पहले थोड़ा बहुत सिखाया था। उसी ने उसे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस वाली लाइन भी बताई थी, लेकिन उसी ने किन्मो को धोखा देकर लगभग योडू में मरवा भी दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसने किन्मो को कभी भी इस किताब के बारे में कुछ नहीं सिखाया था। फिर भी अब किन्मो इस किताब को ऐसे पढ़ पा रहा था जैसे वो जन्म से इस भाषा को जानता हो। उसके मन में एक अजीब डर पैदा होने लगा। ये जगह सच में बहुत गलत है। किन्मो के हाथ हल्के कांपने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि इस हॉरर लैंड में आने के बाद उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसने बुक के पहले पेज को ध्यान से देखा। ऊपर लिखी हुई चीजें किसी कल्टीवेशन टेक्निक जैसी लग रही थी, लेकिन वो टेक्निक भी नहीं थी। कुछ लाइंस डिवाइन आर्ट जैसी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह वैसी भी नहीं। और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो सीधे सोल से जुड़े हुए महसूस हो रहे थे। सब कुछ बेहद कंफ्यूजिंग था। किन्मो जितना समझने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ गई। उसने धीरे धीरे बुक में लिखे वर्ड्स को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ गहरी और मिस्टीरियस थी और उन वर्ड्स में एक अजीब रिदम थी जिसे नॉर्मल इंसानी भाषा में एक्सप्लेन करना नामुमकिन था, क्योंकि योडू लैंग्वेज इंसानों की भाषा जैसी थी ही नहीं। उसका मीनिंग महसूस किया जा सकता था, लेकिन समझाया नहीं जा सकता था। और जैसे ही किन्मो ने पहला सेंटेंस पढ़ा, धड़ाम, उसकी सोल जोर से कांप उठी। उसके शरीर के अंदर मौजूद वाइटल ची अचानक बदलने लगी। प्योर एनर्जी धीरे धीरे डेविल ची में ट्रांसफॉर्म होने लगी। उसी पल आसपास की हवा वायलेंट हो गई। काले बादल उसके ऊपर जमा होने लगे। दलदल उबलते हुए समुद्र की तरह घूमने लगा। किन्मो तुरंत रुक गया। उसने शॉक में चारों तरफ देखा और जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन किन्मो अब रुकने वाला नहीं था। उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस बार और भी भयानक चीजें होने लगी। आसमान में मौजूद डार्क क्लाउड्स एक विशाल वॉर्टेक्स में बदल गए, जिसने चारों दिशाओं से डेविल ची को खींचना शुरू कर दिया। वो दृश्य किसी फ्लड ड्रैगन जैसा लग रहा था जो आसमान में तैर रहा हो। किन्मो का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब डेविल ची सीधे उसके स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर में घुस चुकी थी। उसकी आवाज की शक्ति उसके स्पिरिट एम्ब्रियो के साथ मर्ज होने लगी। फिर वही डेविल ची उसके 5 एलिमेंट्स और 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर्स में फैल गई। यहाँ तक कि उसके अंदर मौजूद सन, मून और स्टार्स भी डेविल ची से करप्ट होने लगे। सब कुछ अंधेरा पड़ता जा रहा था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे जैसे किन्मो बुक पढ़ता गया, उसके आसपास के दलदल से स्केलेटन्स निकलने लगे। पानी के नीचे दबी काउंटलेस कॉप्सेस धीरे धीरे बाहर आने लगी। वो सब उसकी तरफ बढ़ रही थी। किन्मो का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत बुक बंद कर दी और अगले ही पल सारी लाशें वापस दलदल के अंदर डूब गईं। पूरा इलाका फिर शांत हो गया। लेकिन अब किन्मो समझ चुका था, इस हॉरर लैंड में कुछ बहुत ही टेरिफाइंग छिपा हुआ था। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी कल्टीवेशन बढ़ चुकी थी, और वो भी बेहद ज्यादा। सिर्फ थोड़ी देर पहले तक उसकी कल्टीवेशन 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर और 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर के बीच अटकी हुई थी, लेकिन अब उसकी शक्ति सीधे सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स के बराबर पहुंचने लगी थी। किन्मो खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। ये इम्पॉसिबल है। इतनी तेजी से कल्टीवेशन बढ़ना नॉर्मल बात नहीं थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस एंशिएंट बुक और इस हॉरर लैंड में जरूर कोई टेरिफाइंग सीक्रेट छिपा हुआ है। तभी किन्मो को अपने शरीर के अंदर सबसे शॉकिंग चीज दिखाई दी। उसके स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर के सामने एक और बंद दरवाजा मौजूद था, यानी उसके पास दूसरा स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर था।
किन्मू पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हर इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पिरिट एम्ब्रियो होता है, लेकिन उसके पास 2 थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने खुद को समझाया, शायद यही ओवरलॉर्ड बॉडी का फायदा है। उसने ज्यादा सोचना बंद किया और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने वाइटल ची से हमला किया, दरवाजे में एक छोटा गैप खुल गया और उसके अंदर से क्योर डेविल ची बाहर निकलने लगी। लेकिन अगले ही पल उस दरवाजे के भीतर से टेरिफाइंग डेविल वॉइसेस सुनाई देने लगी। उन आवाजों ने उसकी कल्टीवेशन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। किन्मू तुरंत रुक गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये गॉड पाथ का डिवाइन ट्रेजर नहीं था, बल्कि डेविल पाथ का डिवाइन ट्रेजर था। उसने तुरंत फैसला किया कि विलेज चीफ से मिले बिना वो आगे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शायद वही ओवरलॉर्ड बॉडी का असली सीक्रेट जानता था। इसके बाद किन्मू ने अपने आसपास देखा। प्रोविंशियल गवर्नर ने उन्हें बताया था कि अगर वो ईस्ट की तरफ चलते रहेंगे तो इस हॉरर लैंड से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन असली समस्या ये थी कि ये स्वॉम्प उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल था। किन्मू लगातार आगे बढ़ता रहा। हजारों माइल्स पार करने के बाद भी वो उस एंडलेस स्वॉम्प से बाहर नहीं निकल पाया। रास्ते में उसे 100 से भी ज्यादा झीलें दिखाई दी, लेकिन वो नॉर्मल झीलें नहीं थी, वो एंशिएंट बैटल्स के निशान थे। जब किन्मू उनमें से एक झील के पास पहुंचा, उसे उसके अंदर से टेरिफाइंग वाइब्रेशन महसूस हुई और तभी उसके मन में एक चिलिंग रियलाइजेशन आया, ये झीलें गॉड्स और डेविल्स की लड़ाई के निशान हैं। तो दोस्तों, किन्मू उस रहस्यमयी झील के किनारे पूरी सावधानी के साथ खड़ा था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि इस जगह पर पुराने गॉड्स और डेविल्स की डिवाइन आर्ट्स अब भी एक्टिव थीं। जरा सी गलती और पूरा शरीर राख बन सकता था, इसलिए वो एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र झील के अंदर उठती हुई रंग बिरंगी रोशनियों पर पड़ी। उन रोशनियों के साथ साथ एक अजीब सी खनकती आवाज भी आ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अनगिनत ट्रेजर्स आपस में टकरा रहे हों। किन्मू तुरंत सतर्क हो गया। उसने ध्यान से देखा तो झील के अंदर से एक विशाल लोटस थ्रोन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वो थ्रोन आधा टूटा हुआ था, उसकी पंखुड़ियां बिखर चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खतरनाक अट्रैक्शन था। टूट चुकी पंखुड़ियां भी उसके चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हों। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन चमकती रोशनियों के बीच काउंटलेस स्पिरिट वेपन्स ऐसे घूम रहे थे जैसे फ्लड ड्रैगन्स हवा में लड़ रहे हों। किन्मू को तुरंत एहसास हो गया कि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो धीरे धीरे झील के किनारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक झील से लड़कियों की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। कुछ वेल पहनी हुई मिस्टीरियस लड़कियां झील के पास खेल रही थीं। कुछ पानी में कूद रही थीं तो कुछ पानी के ऊपर बैठकर एक दूसरे के साथ हंस रही थीं। पूरा दृश्य किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन किन्मू कोई साधारण इंसान नहीं था। वो समझ चुका था कि इस हॉरर लैंड में दिखाई देने वाली हर खूबसूरत चीज मौत का जाल भी हो सकती है। तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने तुरंत अपना ब्रश, इंक स्टोन और पेपर निकाला और वहीं बैठकर पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने पूरी झील, उन मिस्टीरियस गर्ल्स और उस विशाल लोटस थ्रोन की एक शानदार पेंटिंग तैयार कर दी। और फिर सबसे शॉकिंग चीज हुई। किन्मू खुद उस पेंटिंग के अंदर कूद गया। अब पेंटिंग के अंदर वो आराम से लोटस थ्रोन पर बैठा था। सुंदर लड़कियां उसके आसपास थीं और किन्मू मजे से उन रेयर स्पिरिट वेपन्स को अपने टाउटी सैक में भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ का सबसे लग्जूरियस मोमेंट चल रहा हो। लेकिन तभी पूरी झील अचानक वायलेंटली कांपने लगी। अगले ही पल पानी फट गया और उसमें से एक विशाल आई मॉन्स्टर बाहर निकला। उसकी पूरी बॉडी आंख की लपटों से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डेविल गॉड की आंख जिंदा हो गई हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस आंख के हाथ पैर भी उग चुके थे और उसके पीछे छोटे छोटे विंग्स भी थे। वो क्रीचर पेंटिंग के पास आया और अंदर झांकने लगा। जैसे ही उसने किन्मू को आराम करते देखा, उसकी जेलसी तुरंत भड़क उठी। कुकू! अचानक वो आई मॉन्स्टर अपना शरीर छोटा करके सीधे पेंटिंग के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसकी आंख खुली और उसके अंदर से एक विशाल मुंह निकल आया, जिसमें रेजर जैसे शार्प दांत भरे हुए थे। वो दहाड़ते हुए किन्मू की तरफ झपटा। किन्मू डरने का नाटक करते हुए तुरंत भागा और पेंटिंग से बाहर कूद गया। लेकिन असली शिकार तो अब फंस चुका था। जैसे ही आई मॉन्स्टर लोटस थ्रोन पर बैठकर उन लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगा, किन्मू ने बाहर से पूरी पेंटिंग पर ब्रश फेर दिया। अगले ही पल पूरा मॉन्स्टर पेंटिंग के अंदर हमेशा के लिए सील हो गया। किन्मू के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी सील निकाली, पेंटिंग के कोने पर स्टैंप लगाया और उसे रोन करके अपनी टाउटी सैक में रख लिया। अब उसके पास एक बेहद डेंजरस डेविल मॉन्स्टर था, जिसे वो फ्यूचर में किसी भी पावरफुल एनिमी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। किन्मू खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। अब उसकी नज़र इस हॉरर लैंड के हर डेंजरस क्रीचर पर थी। उसके लिए ये सब मॉन्स्टर्स किसी खजाने से कम नहीं थे।
आखिरकार वो दलदल पार करके एक रूइन सिटी में पहुंचा। चारों तरफ टूटी हुई बिल्डिंग्स, बिखरी हुई बोन्स और डरावनी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी भयानक मैसेकर के बाद छोड़ दिया गया हो। लेकिन तभी जमीन अचानक फट गई। एक विशाल बैकबोन स्केलेटन ड्रैगन की तरह बाहर निकला। उसकी रिब्स पैरों की तरह जमीन पर दौड़ रही थी और उसके सामने एक हॉरिफाइंग स्कल था। वो सीधा किन्मू पर झपटा। किन्मू तुरंत भागा, लेकिन भागते भागते वो सीधे एक टेरिफाइंग बैटलफील्ड में पहुंच गया, जहां काउंटलेस स्केलेटन्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। टूटे हुए स्पिरिट वेपन्स हवा में उड़ रहे थे और पूरा मैदान डेथ ऑरा से भरा हुआ था। तभी अचानक बैटलफील्ड में जोरदार ड्रम जैसी आवाज गूंजने लगी। 200-300 गज लंबे बोन जायंट्स अपनी थाई बोन से वॉर ड्रम्स बजा रहे थे। हर बीट के साथ बैटलफील्ड के स्केलेटन्स और ज्यादा वायलेंट होते जा रहे थे। अब किन्मू पूरी तरह सराउंडेड हो चुका था। पीछे डेविल गॉड स्केलेटन उसका पीछा कर रहा था और सामने काउंटलेस अनडेड वॉरियर्स लड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बचेगा कैसे। और तभी एक जोरदार बैटल क्राई पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। वे ले आओ यहाँ है, मेरे मॉन्स्टर्स और घोस्ट्स, अपनी असली ताकत दिखाओ। किन्मू ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। 7 किल स्टार सॉवरेन वे ले आओ अपनी विशाल बैटल एक्स के साथ बैटलफील्ड में एंट्री कर चुका था। उसके पीछे काउंटलेस कॉप्सेस और स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी थी। जहां से उसकी सेना गुजर रही थी वहां टूटे हुए स्कल्स हवा में उड़ रहे थे। वे ले आओ ने बिना रुके अपनी बैटल एक्स घुमाई और किन्मू का पीछा कर रही डेविल गॉड स्कल को एक ही बार में चकनाचूर कर दिया। फिर उसने जोर से चिल्लाया, एक हीरो की तरह जियो और हीरो की तरह मरो। इस हॉरर लैंड को जीतकर हम यहाँ के नए रूलर्स बनेंगे। पूरा बैटलफील्ड उसकी आवाज से कांप उठा। किन्मू हैरानी से ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में बैटलफील्ड हड्डियों के ढेर में बदल चुका था। वे ले आओ की अनडेड आर्मी जीत चुकी थी और अब वो टूटी हुई बोन्स की जगह नई बोन्स चुन रहे थे। फिर वे ले आओ बड़े कदमों से किन्मू के पास आया और बोला, छोटे दोस्त, ये हॉरर लैंड तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलो हम तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर छोड़ देते हैं। हजारों स्केलेटन्स और लाशों की वो भयानक सेना किसी बेकाबू बाढ़ की तरह ईस्ट की ओर दौड़ रही थी और उनके बीच फंसा हुआ था किन्मू। जहां से भी ये सेना गुजरती वहां सिर्फ तबाही बचती। पूरी डेडली लैंड किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रही थी। हर तरह अजीब और डरावनी क्रीचर्स घूम रहे थे। ये साधारण मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि उस एंशिएंट वॉर में मारे गए डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स की टूटी हुई सोल्स और उनकी नफरत से जन्मे हुए भयानक जीव थे। गॉड्स और डेविल्स की छोड़ी हुई डिवाइन आर्ट्स ने इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उस जगह की हवा तक डर पैदा कर रही थी। कहीं गॉड्स और डेविल्स के फ्लैश और ब्लड से बने पहाड़ खड़े थे तो कहीं सैकड़ों सिरों वाला बोन सेंटिपीड रेंग रहा था। और तभी किन्मू की नज़र एक ऐसे मॉन्स्टर पर पड़ी जिसका सिर ड्रैगन का था, शरीर हॉर्स जैसा और पीछे लंबी बोन टेल लटक रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि इतने भयानक क्रीचर्स भी 7 किल स्टार सॉवरेन वे लियाओ की फिना के सामने टिक नहीं पा रहे थे। स्केलेटन आर्मी खुशी से चिल्लाते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को टुकड़ों में बदल रही थी। ये डेडली लैंड इतनी विशाल थी कि किन्मू और बाकी लोग लगातार तेजी से चलते रहे। फिर भी बॉर्डर तक पहुंचने में 2 दिन से ज्यादा लग गए। आखिरकार वे लियाओ रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार अलग सी चमक थी। उसने किन्मू को ट्रेडिशनल सल्यूट दिया और भारी आवाज में बोला, लिटिल फ्रेंड किन, बस थोड़ा आगे बढ़ो और तुम इस डेडली लैंड से बाहर निकल जाओगे। हम तुम्हें इससे आगे नहीं भेज सकते। अभी के लिए अलविदा। किन्मू भी मुस्कुराया और रिस्पेक्ट से बोला, मैं फेंगडू जरूर जाऊंगा और किंग यमा से तुम्हारे लिए जगह मांगूंगा। तुम सब मेरी खबर का इंतजार करना। इतना कहकर जैसे ही किन्मू मुड़ा, अचानक वेलियाओ की आवाज फिर गूंज उठी, लिटिल फ्रेंड किन, तुम्हारा सरनेम भी किन है। क्या तुम्हारा फाउंडिंग एम्परर से कोई रिश्ता है? ये सुनते ही किन्मू पलटा और बिना रुके हाथ हिलाते हुए बोला, फाउंडिंग एम्परर मेरे एंसेस्टर हैं। उस एक जवाब ने वे लियाओ को अंदर तक हिला दिया। उसकी आंखों में शौक साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वो पागलों की तरह हंसने लगा। कोई हैरानी नहीं, अब सब समझ आया। फिर उसने अपनी विशाल स्केलेटन आर्मी की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, मेरे सोल्जर्स, चलो इस डेडली लैंड को जीत लेते हैं। हम फाउंडिंग एम्परर के लौटने का इंतजार करेंगे। अगले ही पल अनगिनत स्केलेटन्स और कॉर्प्सेस खुशी से चीखते हुए डेडली लैंड की गहराइयों में गायब हो गए। किन्मू कुछ पल तक पीछे मुड़कर उस अंधेरी जगह को देखता रहा। दूर से लगातार भयानक वाइब्रेशंस आ रही थीं। साफ था कि वे लियाओ फिर किसी नए मॉन्स्टर से लड़ रहा था। किन्मू के मन में अचानक रिस्पेक्ट भर गया। एक बार मरने के बाद भी ये लोग अपने सॉवरेन के लिए लड़ रहे हैं। सच में ये वॉरियर्स महान हैं।
इसके बाद किन्मू अकेले ही डार्कनेस के अंदर ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा। अब डेडली लैंड पूरी तरह वेलियाओं का टेरिटरी बनने वाली थी और डेविल्स के दिल में गड़ी हुई एक खतरनाक कील भी। लेकिन तभी किन्मू अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रुको, मुझे अभी भी यूडू लैंग्वेज याद है। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई देने लगा। इतनी देर बाद भी यूडू लैंग्वेज उसके दिमाग से गायब नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, वो अपने सेकंड स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर का डोर भी साफ देख पा रहा था। किन्मू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। फिर उसने बिना समय बर्बाद किए खुद को सैटर्न सॉवरेन में बदल दिया। उसके पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस प्रकट हो गया। उसी समय उसके हाथ में वो एंशिएंट स्क्रोल फिर से दिखाई दिया। किन्मू ने धीरे से स्क्रोल खोला और बिना एक शब्द बोले उसे पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा 1 घंटा बीत गया। आखिरकार उसने पूरी एंशिएंट बुक याद कर ली और सैटर्न सॉवरेन फॉर्म को हटा दिया। गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस भी गायब हो गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक बेहद खतरनाक सवाल आया। गोस्ट वैली में जो ओवरलॉर्ड बॉडी स्टैचू थी, उसके हाथ में स्क्रोल नहीं था। किन्मू की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। मतलब वो फेक ओवरलॉर्ड बॉडी थी। अब उसे सब समझ आने लगा था। चाहे शू सेंगवा हो या गोस्ट वैली की स्टैचू, दोनों फेक थे, क्योंकि असली ओवरलॉर्ड बॉडी सिर्फ वही था जिसके हाथ में एंशिएंट स्क्रोल मौजूद था। किन्मू ने तुरंत फैसला कर लिया, जब वापस जाऊंगा तो विलेज चीफ से इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा। इसके बाद उसने फिर से यूडू लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया और तेज़ी से ईस्ट की तरफ भागने लगा। चारों तरफ की डेविल की पागलों की तरह उसकी तरफ उमड़ने लगी। वो सारी डेविल की उसकी भौहों के बीच समा रही थी और उसकी डेविल पाथ कल्टिवेशन तेज़ी से बढ़ने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कोई डेड कॉर्प्सेस जिंदा नहीं हुए, कोई डेथ मैसेंजर्स उसका पीछा करने नहीं आए। किन्मू तुरंत समझ गया, ये सब उस एंशिएंट स्क्रोल की वजह से हो रहा था। जब तक वो स्क्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक यूडू लैंग्वेज सिर्फ एक कल्टिवेशन टेक्निक बनी रहेगी। अब किन्मू पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। दूर से देखने पर वो किसी ह्यूमन जैसा नहीं, बल्कि एक असली ग्रेट डेविल लग रहा था। और तभी उसने अचानक यूडू लैंग्वेज बोलना बंद कर दिया। उसकी जगह उसके मुंह से गॉड लैंग्वेज निकलने लगी। अगले ही पल उसकी डेविल पावर उसके स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर के डोर से टकराई। तभी अचानक उसके दिमाग में डेविल लैंग्वेज गूंज उठी, जैसे 9 स्प्रिंग्स की गहराइयों से कोई डरावनी आवाज़ निकल रही हो। वो आवाज़ उसकी डेविल पावर को रोक रही थी। लेकिन तभी गॉड लैंग्वेज की शक्ति सामने आई और उसने उस डेविल वॉइस का सामना करना शुरू कर दिया। किन्मू को तुरंत अपना स्पिरिट एम्ब्रियो ब्रेक थ्रू याद आ गया। उस समय भी ऊपर 9 हेवन से आती गॉड वॉइस ने उसका रास्ता रोक दिया था और तब उसने डेविल वॉइस और बुद्धा वॉइस की मदद लेकर ज़बरदस्ती अपना ब्रेक थ्रू पूरा किया था। उस वक्त वो सिर्फ किस्मत थी, लेकिन अब शायद उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अब सोचो, किन्मू ने सिर्फ डेविल पाथ की कल्टिवेशन शुरू नहीं की थी, बल्कि उसने उस फॉरबिडन पावर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। और इस बार जो हुआ, उसने खुद किन्मू को भी अंदर तक हिला दिया। उसने फिर से गॉड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसकी मास्टरी पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक और रिफाइन थी। नीचे 9 नेदर स्प्रिंग से उठ रही डेविल वॉइस लगातार उसकी सोल को करप्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर किन्मू ने गॉड लैंग्वेज के जरिए उसे सीधे सप्रेस कर दिया। सब कुछ इतना स्मूथ हुआ जैसे वो पहले से इसी पावर के लिए बना हो। अगले ही पल उसकी डेविल वाइटैलिटी बिना किसी रुकावट के स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल से जा टकराई। बूम! एक भयंकर एक्सप्लोजन पूरे शरीर में बिजली की तरह फैल गया। किन्मू का दूसरा स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर खुल चुका था। उसकी डेविल पाथ कल्टिवेशन अचानक क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगी। आसपास की डेविल ची पागलों की तरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। और सबसे शॉकिंग बात, 9 नेदर स्प्रिंग से आने वाली डेविल वॉइस अचानक पूरी तरह शांत हो गई। लेकिन तभी किन्मू की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि इस डिवाइन ट्रेजर के अंदर कोई डेविल स्पिरिट एम्ब्रियो था ही नहीं। पूरा डिवाइन ट्रेजर खाली था। सिर्फ एक अकेला स्पिरिट प्लेटफॉर्म मौजूद था, जिस पर अजीब और एंशिएंट डेविल रून्स खुदे हुए थे। वो रून्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी फॉरगॉटन डेविल गॉड ने खुद उन्हें बनाया हो। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक। किन्मू ने तुरंत टेक्निक एक्टिवेट की। अचानक उसके शरीर की डेविल पावर उस खाली डिवाइन ट्रेजर में फ्लड होने लगी। अगले ही पल डैज़लिंग लाइट चमकी और उसका स्पिरिट एम्ब्रियो सीधे उस स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर प्रकट हो गया। वो शांत होकर वहां बैठ गया और डेविल पावर को इनहेल एक्सहेल करने लगा। कुछ ही पलों में डेविल सन और डेविल मून का रूप बनने लगा। किन्मू अंदर से पूरी तरह शॉक था। विलेज चीफ आखिर इंसान है भी या नहीं? उन्होंने जो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक मुझे सिखाई थी, वो डेविल पाथ पर भी काम कर रही है। उसकी आवाज़ में जेन्युइनली रिस्पेक्ट था, क्योंकि ऐसी टेक्निक बनाना कोई नॉर्मल एक्सपर्ट के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे डेविल ची उसके शरीर में और गहरी उतरने लगी। यूडू लैंग्वेज लगातार डेविल ची को अट्रैक्ट कर रही थी, जबकि ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक उसे रिफाइन करके प्योर डेविल वाइटैलिटी में बदल रही थी। उसकी कल्टिवेशन हर सेकंड और डेंस होती जा रही थी।
जल्द ही स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर के अंदर डेविल सन और डेविल मून पूरी तरह स्टेबलाइज हो गए और सबसे क्रीपी बात वो उसके दूसरे डिवाइन ट्रेजर के सन और मून का मिरर रिफ्लेक्शन लग रहे थे, जैसे किन्मू के अंदर दो अलग अलग वर्ल्ड्स मौजूद हों। जब उसे लगा कि उसकी फाउंडेशन स्टेबल हो चुकी थी तब उसने बिना रुके 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर पर हमला कर दिया। बूम! एक और टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ। 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर भी खुल चुका था। आसमान में डेविल 5 एलिमेंट स्टार्स प्रकट हुए और एरी डेविल लाइट छोड़ने लगे। किन्मू की कल्टीवेशन अब पहले से कहीं ज्यादा बिजार हो चुकी थी। उसकी डेविल वाइटैलिटी 5 स्टार्स के बीच एक स्ट्रेन सर्कुलेशन पैटर्न बनाने लगी और उसी पल किन्मू के मन में एक डेंजरस थॉट आया। अगर यही स्पीड रही तो कुछ ही दिनों में मेरी डेविल पाथ कल्टीवेशन गॉड पाथ कल्टीवेशन के बराबर पहुंच जाएगी। सोचो, एक इंसान जिसके अंदर गॉड और डेविल दोनों पाथ साथ साथ ग्रो कर रहे हों। ऐसा मॉन्स्टर अगर पूरी तरह मैच्योर हो गया तो आखिर उसे रोकेगा कौन? उधर दूसरी तरफ काउंटलेस एक्सपर्ट्स उसे खोज रहे थे। कई डेविल एक्सपर्ट्स रास्ते में उससे टकराए भी, लेकिन किसी ने इमेजिन तक नहीं किया कि उनके सामने खड़ा आदमी वही किन्मू हो सकता है जिसे पूरा सुप्रीम एम्प्रेस हेवन ढूंढ रहा था। क्योंकि अब किन्मू हो किसी प्योर डेविल कल्टीवेटर से भी ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रहा था। वो लगातार ईस्ट की तरफ बढ़ता गया। 6-7 दिन बीत गए और फिर अचानक आसमान में एक लाइट दिखाई दी। पहले वो सिर्फ एक छोटा ग्लोइंग डॉट था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और फिर पूरा स्काई इल्यूमिनेट होने लगा। एक असली परफेक्टली राउंड सन आसमान में उभर आया। उस लाइट ने डेविल टेरिटरी के अंधेरे को पहली बार सच में चीर दिया। किन्मू कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली। ये सन गोल है, फ्लैट नहीं। इंपीरियल प्रीसेप्ट सच में अनबिलीवेबल है। उसकी आवाज में रिलीफ साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि डेविल टेरिटरी का फेक सन हमेशा फ्लैट दिखाई देता था, लेकिन अब इंपीरियल प्रीसेप्ट ने सचमुच स्काई बदल दिया था। किन्मू ने तुरंत शैडो का एंगल कैलकुलेट किया और डिस्टेंस मेजर करने लगा। कुछ देर बाद उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। मैं सन के सोर्स से 10,000 मील से भी ज्यादा दूर हूँ। फूरिलोरो मुझे इतनी दूर से उठा लाया था। उस मोमेंट पर किन्मू को पहली बार फूरिलोरो की ट्रू स्ट्रेंथ का अंदाजा हुआ। लेकिन तभी उसके सामने एक विशाल गॉड सिटी दिखाई दिया। सिटी के चारों तरफ काउंटलेस डेविल्स पेट्रोल कर रहे थे। हर आने जाने वाले की आइडेंटिटी चेक हो रही थी। किन्मू तुरंत समझ गया कि सिचुएशन डेंजरस है। उसने साइलेंटली रास्ता बदलने का फैसला किया। लेकिन तभी घोड़ों के खुरों की आवाज गूंज उठी। एक डेविल कैवलरी स्क्वाड सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। रुको! किन्मू शांत होकर रुक गया। लीड राइडर उसकी तरफ घूरता रहा। फिर उसने सिर हिलाया। ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ो। पूरी स्क्वाड अगले ही पल वहां से निकल गई। किन्मू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। बास्टर्ड, मुझे अभी भी एक रिटेनर चाहिए, इधर आओ। किन्मू हल्का सा चौंका और पीछे मुड़ा। वहां एक यंग मैन खड़ा था जिसकी पीठ पर डेमन नाइफ टंगी हुई थी, शियाहाली। और उसी मोमेंट उसकी डेमन नाइफ की हिल्ट पर बनी डेमन आई अचानक खुल गई। वो आई घूमती रही जब तक उसकी प्यूपल डीप रेड नहीं हो गई। वो एक्साइटमेंट से किन्मू को घूर रही थी। फिर अचानक आई बंद हो गई। शियाहाली पास आया और सिर्फ इतना बोला, मेरे पीछे आओ। किन्मू बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। दोनों गॉड सिटी को पीछे छोड़ते हुए ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कई इंस्पेक्शन पोस्ट आए, मगर जैसे ही गार्ड्स ने शियाहाली को ली था, किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। करीब 100 मील दूर पहुंचने के बाद शियाहाली अचानक रुक गया। अब तुम आगे जा सकते हो। किन्मू आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि 2 टेरिफाइंग आइज उसकी बैक पर टिक गई हैं, जैसे इनविजिबल नाइव्स उसकी बॉडी को काट रही हों। उसकी मसल्स इंस्टेंटली टाइटन हो गई। अगले ही पल टन एक शार्प मेटालिक साउंड गूंजी। किन्मू ने शियाहाली की नाइफ इंटेंट को फोर्सफुली तोड़ दिया था। तो सच में तुम ही हो? शियाहाली की आवाज पीछे से आई। किन्मू मुस्कुराया और अपने आसपास डेविलची फैला दी। शियाहाली, तुम्हारी नाइफ स्किल्स पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। सिर्फ एक नजर से अटैक करना। ये पहले वाला शियाहाली नहीं था। ली सिटी के बाद उसकी स्ट्रेंथ क्लियरली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। शियाहाली की आंखें बिल्कुल शांत थीं। ली सिटी के बाद मैंने तुम्हारी ओपन कैलामिटी स्वॉर्ड स्किल को बार बार एनालाइज किया। तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल टेरिफाइंग है, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है। फिर उसने सीधे किन्मू की तरफ देखा। मैं तुम्हें किसी और के हाथों मरने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं तुम्हें मार सकता हूँ। उसकी आवाज पूरी तरह काम थी, लेकिन उसी कामनेस में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट छिपी हुई थी। सुप्रीम एम्प्रेस हेवन के सारे डेविल गॉड डिसाइपल्स तुम्हें खोज रहे हैं, रास्ते में मत मरना। किन्मू ने हल्का सा सिर झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शियाहाली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो एक फ्लैश की तरह गायब हो गया। किन्मू ने जाते हुए ज़ेहुआली की पीठ को देखा, लेकिन तभी उसने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। ज़ेहुआली, क्या तुम मुझे अपने मास्टर की नाइफ स्किल नहीं दिखाना चाहते? ज़ेहुआली तुरंत रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर किन्मू की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नाइफ स्किल देखो। बस यही वो पल था जब किन्मू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने आराम से जवाब दिया, जब तुमने कहा था कि तुम मुझे लुओ वुशवांग की नाइफ स्किल दिखाना चाहते हो, तभी मैं समझ गया था कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। चूंकि वो नाइफ स्किल तुम्हारी नहीं थी, वो लुओ वुशवांग की थी। चाहे तुम उसे कितना भी परफेक्ट क्यों ना बना लो, वो फिर भी किसी और की ताकत थी। किन्मू की आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नाइफ स्किल देखूं। इसका मतलब आखिरकार तुमने अपना रास्ता खोज लिया है। अब तुम्हें मेरा दुश्मन बनने का अधिकार मिल चुका है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनते ही ज़ेहुआली बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई फिर भी किन्मू तक पहुंची।
मरना मत, मास्टर फूरी लुलो ने तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगा दी है। आगे रास्ते में डेविल गॉड्स के कई डिसाइपल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ेहुआली जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी किन्म्यू के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये आदमी अपने मास्टर लुओ वुशवांग से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उसकी नाइफ स्किल इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि ये डरावना है। अचानक किन्म्यू के शरीर की मसल्स हल्के हल्के कांपने लगी। उसने महसूस किया कि ज़ेहुआली की आंखों में छिपी नाइफ इंटेंट अभी भी हवा में मौजूद थी। सिर्फ उसकी नजर ही इतनी शार्प थी कि आसपास क्रैक होने जैसी आवाजें आने लगी, जैसे उसकी गेज खुद रियलिटी को काट रही हो। इतनी टेरिफाइंग ग्रोथ। किन्म्यू समझ चुका था कि ज़ेहुआलिया पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसने अपने नाइफ पाथ में जबरदस्त प्रोग्रेस कर ली थी। उसके पास यंग ट्रू गॉड लेवल का शरीर और ट्रू सोल थी। अगर वो अपनी नाइफ स्किल को पाथ रेल्म तक पूरी तरह पहुंचा देता तो फिर शायद किन्म्यू भी उसे रोक नहीं पाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पहले ही पाथ रेल्म के बेहद करीब पहुंच चुका था। बस एक कदम और फिर वो अपनी खुद की नाइफ आर्ट क्रिएट कर लेता, बिल्कुल वैसे ही जैसे किन्म्यू ने कैलामिटी स्वॉर्ड बनाई थी। उस पल दोनों सिर्फ साधारण जीनियसेस नहीं रहते, बल्कि अपने अपने डाओ के क्रिएटर्स बन जाते। पहले ज़ेहुआली किन्म्यू के प्रेशर में ग्रो कर रहा था, लेकिन अब पासा पलट चुका था। अब प्रेशर महसूस करने की बारी किन्म्यू की थी। चलते चलते किन्म्यू अचानक अपने शरीर के बारे में सोचने लगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा शरीर है। उसकी आंखें धीरे धीरे गंभीर होती गईं। मेरे हाथ अलग ट्रेन हुए हैं, पैर अलग, आंखें अलग, दिल अलग। मैं अपनी सारी ताकत को एक नहीं कर पा रहा। अगर मैं ऐसा कर लेता तो मेरा शरीर उन यंग ट्रू गॉड्स और यंग ट्रू डेविल से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता, शायद उनसे भी ज्यादा ताकतवर होता। यही फर्क था किन्म्यू और बाकी जीनियसेस में। ज़ेहुआली यू है और दूसरे एक्सपर्ट्स के पास गॉड और डेविल रेस की इनहेरिटेड टेक्निक्स थी। उनकी कल्टीवेशन मेथड्स हजारों सालों से इंप्रूव हुई थी। उन्हें बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती थी और उनका शरीर ऑटोमेटिकली इवॉल्व होता जाता था। लेकिन किन्म्यू अलग था। उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सा टेक्निक शुरुआत से इनकम्प्लीट थी। विलेज चीफ ने उसे सिर्फ फाउंडेशन सिखाई थी। उसमें टेक्निक्स थी लेकिन स्किल्स और डिवाइन आर्ट्स नहीं थी। इसीलिए किन्म्यू ने जिंदगी भर अलग अलग टेक्निक्स को मिक्स करके अपनी कल्टिवेशन बनाई। कभी ड्रैगन रेस की टेक्निक जोड़ दी, कभी डेविल पाथ की, कभी स्पिरिट आर्ट्स। और इसी वजह से उसकी टेक्निक एक परफेक्ट स्क्रिप्चर नहीं बल्कि पैचवर्क बन गई थी, जैसे किसी भिखारी के कपड़े जिनमें हर जगह पैचेस लगे हों। लेकिन उसी रैंडमनेस ने किन्म्यू को खास भी बनाया था, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सोच में बंधा नहीं था। इसीलिए वो प्राइमोर्डियल स्पिरिट गाइड, 18th स्वॉर्ड फॉर्म, सीक्रेट्स ऑफ 3 प्राइमोर्डियल स्पिरिट असेंबली और स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट पिट जैसी इम्पॉसिबल चीजें क्रिएट कर पाया। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है। उसकी लिमिटलेस इमेजिनेशन ने उसकी कल्टिवेशन को अनस्टेबल भी बना दिया था। किन्म्यू अचानक रुक गया। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया हो। अगले ही पल उसके शरीर से वाइटल की बाहर निकलने लगी और उसके सामने उसका स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर प्रकट हो गया। सन, मून, 5 एलिमेंट्स, 6 डायरेक्शंस, सब कुछ उसकी वाइटल की से बनता चला गया। धीरे धीरे उसके सामने एक विशाल ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनने लगा। वाइटल की के काउंटलेस सर्कुलेशन पाथ्स हवा में चमकने लगे। वो नेटवर्क किसी इंसान की ब्लड वेसल्स जैसा दिखाई दे रहा था। ये था उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सा टेक्निक का असली सर्कुलेशन मैप। लेकिन जैसे ही किन्म्यू ने उसे ध्यान से देखा, उसे समझ आ गया कि उसकी टेक्निक कितनी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड थी। उसने तुरंत करेक्शन शुरू कर दिए। कुछ सर्कुलेशन पाथ्स हटाए, कुछ मर्ज किए, कुछ नई रूट्स बनाए। धीरे धीरे उसका पूरा कल्टिवेशन फ्रेमवर्क बदलने लगा। उसका स्पिरिट एम्ब्रियो उसके शरीर के चारों तरफ घूम घूम कर हर हिस्से को एनालाइज कर रहा था। और जितना ज्यादा किन्म्यू उसे मॉडिफाई करता गया, उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता गया। काफी देर बाद उसके सामने सिर्फ बोन्स और फ्लैश नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एनर्जी नेटवर्क बचा था। एक ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर जो शरीर के हर कोने को कनेक्ट कर सकता था। लेकिन किन्म्यू यही नहीं रुका। उसने अपनी डेविल वाइटैलिटी भी बाहर निकाली और फिर एक दूसरा स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर बनाया। अब उसके सामने 2 अलग अलग सिस्टम्स थे, स्पिरिट पाथ और डेविल पाथ। दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन चुके थे। किन्म्यू लगातार दोनों को कंपेयर करता रहा, मॉडिफाई करता रहा, इंप्रूव करता रहा और आखिरकार उसने अपनी नई ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सा टेक्निक को सर्कुलेट करना शुरू किया। इस बार कुछ अलग था। उसकी वाइटल की पहले से कहीं ज्यादा स्मूथली फ्लो करने लगी। उसका सर्कुलेशन नेटवर्क अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि परफेक्टली एफिशिएंट बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब उसकी टेक्निक उसके शरीर के हर कोने को स्ट्रेंथन कर सकती थी। किन्म्यू की आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक चमक उभर आई, क्योंकि शायद उसे आखिरकार वो रास्ता मिल चुका था जो उसे सच में इनविंसिबल बना सकता था। किन्म्यू की सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून जल रहा था। उसकी सामने हवा में तैर रहे वाइटल ची नेटवर्क्स लगातार बदल रहे थे और वो हर सेकंड अपनी टेक्निक को और भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी,
मेरी टेक्निक अभी भी कंप्लीट नहीं है। डेविल वाइटैलिटी का सर्कुलेशन अभी भी कई जगहों पर फ्लॉड है और डिवाइन आइज का वाइटल ची फ्लो वो तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी उंगलियां हवा में लगातार चल रही थीं, जैसे वो किसी इनविजिबल सिस्टम को रीराइट कर रहा हो। हर मूवमेंट के साथ ह्यूमन बॉडी नेटवर्क बदलता, टूटता और फिर से बनता जा रहा था। लेकिन तभी दूर खड़े कुछ डेविल्स की नजर अचानक उस पर पड़ी। उनमें से एक डेविल की आंखें चमक उठी और वो जोर से हंसा। किन म्यू, आखिरकार तो मिल ही गया। उसका शरीर हवा में उछला और उसकी पीठ से 2 विशाल काले पंख फैल गए। वो सीधे आसमान में उड़ता हुआ किन्म्यू की तरफ आया। आज मैं टुओशु अपनी विक्ट्री क्लेम करूंगा। किन्म्यू, मुझसे लड़। लेकिन किन्म्यू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें अभी भी सामने तैर रहे वाइटल ची नेटवर्क्स पर टिकी थीं। उसके लिए इस वक्त दुनिया में सबसे जरूरी चीज उसकी कॉम्प्रिहेंशन थी। टुओशु का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और किन्म्यू के सामने आकर घूम गया। अगले ही पल उसके विशाल पंखों से अनगिनत फेदर ब्लेड्स निकली और तूफान की तरह किन्म्यू पर टूट पड़ी। डेविल गॉड शिव की डिसाइपल असुरा डिविजन का टुओशु तुम्हें मारने आया है। लेकिन जो अगले ही पल हुआ उसे देखकर टुओशु की आंखें फैल गईं। किन्म्यू ने कोई डिफेंसिव मूव नहीं किया, कोई डिवाइन आर्ट इस्तेमाल नहीं की, उसने अपनी नजर तक नहीं उठाई। फिर भी उसका शरीर अचानक एक बेहद अजीब एंगल में मुड़ा और सारी फेदर ब्लेड्स उसके शरीर को छुए बिना निकल गई। एक भी अटैक उसे हिट नहीं कर पाया। टुओशु पूरी तरह शॉक्ड रह गया। किन्म्यू उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे सामने कोई था ही नहीं। अब उसके सामने ह्यूमन बॉडी नेटवर्क टूट चुका था और उसकी जगह सिर्फ 2 विशाल डिवाइन आइज के नेटवर्क्स बचे थे। उन नेटवर्क्स के अंदर तारों जैसी रोशनी घूम रही थी। बीच में सूरज जैसा केंद्र था और उसके चारों तरफ हेवन क्रिएशन मार्क्स घूम रहे थे। ये वही डिवाइन आइज टेक्निक थी जैसे ब्लाइंड ने 9 हेवंस आइज अवेकनिंग स्किल और जी चिंग की नंबर 1 डिवाइन आइज को मिलाकर बनाया था। इस समय किन्म्यू पूरी तरह अपनी एनलाइटनमेंट में डूब चुका था। उसे आसपास की दुनिया तक महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन टुओशु हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पंख अचानक लंबे ब्लेड्स में बदल गए और वो पागलों की तरह अटैक करने लगा। कभी हॉरिजॉन्टल स्लैश, कभी घूमता हुआ स्पिन अटैक, कभी स्वॉट टेक्निक, कभी नाइफ टेक्निक। उसकी हर मूव डेडली थी। आखिर वो डेविल गॉड शिव की डिसाइपल था, वही शिव की जिसे नाइफ एंड स्वॉर्ड एब्सोल्यूट कहा जाता था। लेकिन किन्म्यू का शरीर हर बार अटैक आने से पहले ही मूव कर जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि अगला अटैक कहां से आने वाला है। टुओशु का चेहरा धीरे धीरे डर से भरने लगा। तभी बाकी डेविल्स भी वहां पहुंच गए। एक डेविल दहाड़ते हुए मैग्मा जाइंट में बदल गया। उसके पूरे शरीर पर डेविल फ्लेम्स जल रही थीं। उसने एक पंच मारा और पूरी जमीन हिल गई। दूसरा डेविल ड्रैगन टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ एक डेविल ड्रैगन घूम रहा था और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी परछाइयां तक दिख रही थीं। वहीं एक स्पाइडर वुमन ने अपने 8 पंजे फैलाए और आसमान भर में स्पाइडर थ्रेड्स बिछा दिए। अब हर तरफ सिर्फ किलिंग अटैक्स थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद सभी डेविल्स के चेहरे बदल चुके थे, क्योंकि कोई भी किन्म्यू को टच तक नहीं कर पा रहा था। वो स्पाइडर थ्रेड्स के बीच ऐसे निकल गया जैसे हवा हो। वो मैग्मा जायंट की मुट्ठी पर पैर रखकर उसके कंधे तक चढ़ गया और उसकी पीठ से नीचे उतर गया। डेविल ड्रैगन वाला एक्सपर्ट उसे छू तक नहीं पाया। सबके माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। टुओशु ने दहाड़ते हुए कहा, बाकी एक्सपर्ट्स को बुलाओ। तुरंत आसमान में एक विशाल डेविल फायर सिग्नल फटा और कुछ ही देर में सैकड़ों डेविल एक्सपर्ट्स वहां इकट्ठा हो गए। अब पूरा मैदान किलिंग इंटेंस से भर चुका था। एक डेविल ने येलो स्प्रिंग्स रिवर को स्पिरिट वेपन में बदलकर किन्म्यू पर छोड़ दिया। दूसरे ने आसमान से मीटियर्स बरसाने शुरू कर दिए। एक बूढ़ी औरत ने व्हाइट बोन बैनर लहराया और अनगिनत सोल्स चीखते हुए किन्म्यू पर टूट पड़े। एक और डेविल ने ब्लड स्कल्स छोड़ दिए। पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि किन्म्यू अभी भी घायल नहीं हुआ था। वो हर अटैक के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे पूरी दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। तभी भीड़ में खड़ा एक डेविल अचानक चिल्लाया, बेवकूफों, उसे अटैक करने का कोई फायदा नहीं। वो अभी डाओ कॉम्प्रिहेंशन में है। उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग उन वाइटल ची डिवाइन आइज में है। उन्हें डिस्ट्रॉय करो। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल सैकड़ों डिवाइन आर्ट्स एक साथ उन डिवाइन आइज पर गिरी। धड़ाम, दोनों वाइटल ची डिवाइन आइज तुरंत टूटकर बिखर गईं। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। किन्म्यू रुक चुका था। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखों में अब एनलाइटनमेंट नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ बेहद खतरनाक। उसकी आवाज धीरे से निकली, तुम लोगों ने मुझे तब डिस्टर्ब करने की हिम्मत की जब मैं अपनी टेक्निक कॉम्प्रिहेंड कर रहा था। भीड़ में खड़ा वही डेविल जोर से चिल्लाया। अब उसकी एनलाइटनमेंट टूट चुकी है। उसकी मूवमेंट्स और डिवाइन आइज पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही। अभी मौका है उसे मार डालो। और अगले ही पल सभी डेविल्स एक साथ किन्म्यू पर टूट पड़े। लेकिन तभी अचानक एक चमकदार स्वॉर्ड लाइट आसमान में फटी और उसके साथ गूंजी किन्म्यू की गुस्से से भरी आवाज, तुम लोग मौत ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।